नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के एसएसटी के पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। एसएसटी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख तीसरी वीडियो है। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के एसएसटी के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? यानी कि इतिहास की प्रकृति कैसी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को स्टेटमेंट को पढ़ करके बताना कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं। निरंतर यानी लगातार चलने वाली, और सुसंगत यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था वो ऐतिहासिक घटना के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, अब इस स्वतंत्रता के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए गए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सभी जो घटनाएं थी वो निरंतर चली थी और एक सुसंगत तरीके से कड़ी बनती गई, जो कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा की थी। तो ये सभी निरंतर और सुसंगत होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं, सही है। दूसरा देखिए, ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होता है और ना ही चक्रीय होता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में ये बोला जा रहा है, तो जो ऐतिहासिक घटना होती है वो एक रेखीय होती है। यानी कि अब जो हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है अंग्रेजों से, अब ऐसा नहीं है कि ये फिर से हमसे छीन जाएगी। ये मिल चुकी है, ये घटना घटित हो चुकी है, तो अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी कहा गया कि चक्रीय नहीं होती है। तो देखिए ये चक्रीय तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि दोबारा जाके हम अंग्रेजों के गुलाम थोड़ी हो जाएंगे। पास्ट में जाकर के जो घटना घट चुकी वो इतिहास बन चुका, वो अब आगे हम लोग निकल चुके हैं। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो रेखीय होती है, चक्रीय नहीं होती है। तो चक्रीय नहीं होती है ये तो सही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसकी प्रकृति जो होती है वो रेखीय नहीं होती है। ना रेखीय और ना चक्रीय बोला गया था, इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो रैखिक होती है। यानी एक बार जो घटना घटित हो चुकी है अब वो दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, वो बीत चुका है, अब वापस लौट करके नहीं आएगा इतिहास वाली घटना है। ठीक है, यानी एक केवल सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई, केवल ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? तो ये आधुनिकतावाद के अंतर्गत उठाए गए हैं। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना आवश्यक है? यानी बच्चे को पाठ पढ़ाना है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसको हमको अंडरलाइन करना है, उसको बताना है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें। वांछित शैक्षिक यानी कि आप पढ़ाना क्या चाहते हैं एज ए टीचर। जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, तो लेसन प्लान में हम लोग सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को लिख रहे होते हैं। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ाने का, उसको स्पष्ट करना। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो पाठ योजना में मेंशन किया जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। इसके बाद से देखिए, सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब जो हम लोग पाठ योजना बनाते हैं वो बच्चों को ध्यान में रख करके बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। यानी कि जो सीखने वाला है, सीखने वाला कौन है? शिक्षार्थी है, यानी बालक है। तो उसकी दृष्टिकोण से ही पाठ योजना बनाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके मानसिक स्तर के हिसाब से तो बनाएंगे, क्योंकि जो प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही प्रश्न होते हैं, ताकि बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानते हुए हम लोग उसको नए ज्ञान से जोड़ पाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो गया, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा था। तीसरा देखिए, इस तरह के उल्लेखित होने चाहिए जिससे विभ्रम ना हो। तो यहां पर देखिए भाषा की बात की गई है कि भाषा इस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। तो ये पाठ का नहीं बल्कि एक पाठ्य पुस्तक यानी किताब की प्रॉपर्टी होती है। किताब की वांछित प्रॉपर्टी यानी कि डिजायरेबल प्रॉपर्टी ये होती है कि किताब की भाषा क्लिष्ट ना हो, बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जो कि भ्रम उत्पन्न ना करे। तो ये किताब की प्रॉपर्टी है, ना कि पाठ की। ठीक है, हमसे पाठ के बारे में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखिए, अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। बिल्कुल सही बात है। अब जब हम लोग पाठ योजना तैयार कर रहे होते हैं तो जो भी
उद्देश्य हमने तैयार किया है कि बच्चे को इतना सिखाना है, तो इसमें टीचर की भूमिका तो है। क्योंकि देखिए, भले बाल केंद्रित शिक्षा की आप बात कर लें, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है कि बालक केंद्र में है, उसके अनुभव को तवज्जो देते हुए अध्यापक सिखाएगा। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि बालक ही सब कुछ करेगा। यहां पर टीचर का मेन रोल ये है कि बालक के अनुभव को आधार बनाते हुए उसको आगे की शिक्षा देनी है। ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब, यानी कि टीचर की भूमिका भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, यानी हमारा विकल्प क्या बना, ए, बी और डी। अब चलिए मैं आपको विकल्पों में दिखाता हूं। हमारा विकल्प बना है ए, बी और डी। दिए गए विकल्पों में देखिए, किसी भी ऑप्शन में ए, बी, डी की बात नहीं की गई है, इसलिए इसके चारों विकल्प गलत थे। सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की में इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि इसके विकल्प गलत थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता या कौशल में बढ़ोतरी होती है। ध्यान से समझिएगा, ग्लोब की बात की गई है। ग्लोब क्या होता है, ये पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब में क्या होता है, पृथ्वी पर जिस प्रकार से समुद्रों की स्थिति है, जिस प्रकार से विभिन्न देशों की स्थिति है, उसी के अनुरूप मॉडल के तौर पर ग्लोब को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जिस प्रकार से पृथ्वी पर है उसी के सापेक्ष बिल्कुल उसी तरीके से उन्हीं के पोजीशन के अंतर्गत स्पेशियल तौर पर वहां पर भी देशों की स्थिति दर्शाई गई रहती है, महाद्वीपों की, उसके बाद से समुद्रों की, और विभिन्न प्रकार के ये सभी चीज़ें दर्शाई गई रहती है। तो ये किसका किस कौशल का बढ़ोतरी करेगा, ये स्थानिक यानी कि स्थान से जुड़ा हुआ। अब देखिए, पृथ्वी पर जो पृथ्वी का एरिया है, उतना बड़ा गोला तो हम बच्चों को सामने ला नहीं सकते, यानी कि हमें कुछ मानक मानना पड़ेगा, और उस मानक या फिर पैमाने के अनुसार हमको जिस प्रकार से महाद्वीप या फिर देशों की स्थिति वितरित है, उसी प्रकार से उसी स्थानिक तौर पर, स्थानिक कहने का मतलब कि जितना वहाँ पर था उतना ही क्षेत्र में, जैसे कि अगर मैं मानक भी मान रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर मैंने मानक मान लिया, तो यहां पर इसी मानक के अनुसार जो यहां पर पोजीशन था एक्चुअल पृथ्वी में, वही पोजीशन आपको ग्लोब पर भी दिखाना होगा, उतना ही इस मानक के अनुसार। इसे ही हम लोग स्थानिक बोलते हैं, यानी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है। अव्यक्त प्रच्छन्न यानी कि इम्प्लिसिट करिकुलम की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से हमारे पाठ्यक्रम में डायरेक्टली वो टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी वो एक हिडन टॉपिक है हमारे पाठ्यक्रम का, ये पूछा जा रहा है। यानी कि डायरेक्टली एक ऐसे संप्रत्यय को बताने की बात की जा रही है हम लोग को एज ए टीचर, कि जो डायरेक्टली बच्चे के पाठ्यक्रम में तो है नहीं, बावजूद इसके उसको बच्चे को सिखाना जरूरी है, यानी वो हिडन होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्रों द्वारा श्रम की अवधारणा को समझाना। श्रम यानी कि मेहनत की अवधारणा को समझाने की बात की जा रही है, तो ये बच्चों के करिकुलम का पार्ट है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये हिडन नहीं होता है। तीसरा देखिए, कक्षा के दौरान छात्राओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया के रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सीखना, तो ये भी एसएसटी का पार्ट है, इसलिए ये करिकुलम का पार्ट है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्ष में छात्रों द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना, ये भी करिकुलम का पार्ट है, अक्षांश और देशांतर रेखा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। हिडन नहीं था, इसलिए उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, समूह कार्य पर कार्य करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। अब देखिए, जिम्मेदारी की भावना कहीं से भी करिकुलम में मेंशन नहीं होता है कि बच्चों को जिम्मेदारी की भावना सिखानी है, लेकिन जब बच्चे ग्रुप में कार्य करते हैं तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वो सहयोगात्मक तौर पर सीख रहे होते हैं, यानी कि ग्रुप में एक टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांट करके बच्चे उस टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं, यानी प्रत्येक मेंबर को अपने जिम्मेदारी का एहसास होता है। यानी कि ग्रुप में काम करने से क्या होता है, जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये कहीं भी आपको करिकुलम में लिखा हुआ मेंशन नहीं किया गया होगा, ये हिडन एक तरीके से पार्ट है, यानी कि इसी को अव्यक्त बोला गया, यानी कि जो व्यक्त नहीं किया गया है आपके करिकुलम में, बावजूद इसके ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये बिल्कुल इम्प्लिसिट करिकुलम का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोवैज्ञानिक, वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति को अपना रही है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर टॉपिक क्या है कि युद्ध को रोका जा सकता है या नहीं, और युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ेगा, वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा देशों के बीच या फिर किसी भी जिनके बीच लड़ाई हो रही है उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी चीज़ों पर चर्चा किया जा रहा है। ये तीनों जो है मनोवैज्ञानिक, वित्तीय और राजनीतिक व्यवस्था, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, और इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट को
इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिसे हम लोग हिंदी में एकीकृत उपागम कहते हैं। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है एकीकृत पद्धति, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि बच्चे को वायु प्रदूषण के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है कि किस प्रकार से वायु प्रदूषित होता है और इसके बारे में कौन सा उपयुक्त नहीं है, इस अवधारणा के बिल्ड करने के संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर का समाचार पत्रों की कुछ कटिंग्स द्वारा उपयोग। देखिए यहाँ पर दृश्यता की बात की गई है, यानी विभिन्न जगहों से हिमालय जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ये तो बच्चे में वायु प्रदूषण के कॉन्सेप्ट को इससे बताया जा सकता है कि देखिए अगर प्रदूषण रहता तो हम लोग दूर से हिमालय को नहीं देख पाते, हिमालय को देख पा रहे हैं, यानी कि वायु प्रदूषण कम है। और अगर प्रदूषण ज़्यादा रहता तो फिर हम लोग हिमालय को नहीं देख पाते। ये चूंकि डायरेक्टली अवधारणा से जुड़ा हुआ है कि अगर प्रदूषण ज़्यादा रहता तो हिमालय नहीं दिखता और प्रदूषण कम है इस वजह से हिमालय दिख रहा है, यानी ये प्रदूषण से संबंधित डायरेक्टली है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, गौरैया चिड़ियों की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन। जाहिर सी बात है जब चिड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो वायु में पॉल्यूशन कम होगा, तभी चिड़ियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये डायरेक्टली वायु प्रदूषण के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक के 30 दिन के आंकड़े। अब 30 दिन के जो आंकड़े होंगे उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि एक्चुअली में वायु प्रदूषण है या नहीं उस जगह पर। तो ये भी डायरेक्टली वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। देखिए ये चीज़ें ऐसी थी जो प्रत्यक्ष तौर पर बच्चा देख सकता था कि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं था, इसलिए हमें दूर से भी दिख रहा था। यहाँ पर भी बच्चा देख सकता था प्रत्यक्ष तौर पर कि पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए चिड़ियों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर भी बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देख सकता था कि 30 दिन का आंकड़ा जो था उसका विश्लेषण करके कि वायु में प्रदूषण है या नहीं। लेकिन तीसरा जो विकल्प है कि आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा, तो इसके माध्यम से डायरेक्टली बच्चा नहीं समझ सकता है वायु प्रदूषण के कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा कॉन्सेप्ट के बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है और शुरुआती स्टेज में केवल पॉलीथीन के बैग के प्रयोग के माध्यम से बच्चा इसको ठीक ढंग से नहीं समझ पाएगा इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए ये उपयुक्त नहीं है। हमसे यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सके। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी बताना है सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में जिसमें बच्चे खुद पार्टिसिपेट करके खुद से वो एक्टिविटी कर पाए। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करने की। देखिए सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है, तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ कोई बालक सहारा मरुस्थल जाकर के देखा है? सरकारी स्कूल का बैठा हुआ बालक, सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ बालक या फिर प्राइवेट में भी पढ़ता हुआ बालक अपने से क्या अफ्रीका महाद्वीप में जा सकता है? इस एज ग्रुप में नहीं जा सकता, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मानचित्र बनाएं और सहारा रेगिस्तान को ढूंढें। तो ये भी बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानचित्र विश्व मानचित्र बनाना होगा, जो कि बच्चा सक्षम नहीं होगा विश्व मानचित्र बना करके, और बिल्कुल स्थानिक यानी सही पोजीशन दिखाने के संदर्भ में, इसलिए ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संबल व्यक्ति को पहचाने और बातचीत पर विस्तृत विवरण बनाए। संबल व्यक्ति यानी कि एप्रोप्रिएट व्यक्ति की बात की जा रही है जो सक्षम होगा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान के बारे में बताने के संदर्भ में, तो ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालक निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो आकर के लेक्चर देंगे वो निश्चित तौर पर वो लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन बालक यहाँ पर बिल्कुल निष्क्रिय होगा, सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर रहा होगा, अपने ज्ञान की रचना नहीं कर रहा होगा, यानी बालक का इसमें कोई भी रोल नहीं है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न में ही हमसे पूछा गया था कि बालक को भी बालक जिसे अपने आप कर सके। ठीक है, तो इसमें बालक सक्रिय नहीं था, निष्क्रिय था, इस वजह से यह विकल्प नहीं होगा। चौथा देखिए, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, जो कि बालक अपने स्तर पर जानकारी एकत्रित कर सकता है अपने घर के सदस्यों से पूछ करके, इंटरनेट के माध्यम से, और इसका एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है विद्यालय के लिए, कक्षा में प्रेजेंटेशन देने के लिए बच्चा ये अपने स्तर पर कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है कि प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। सत्य की खोज में
प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन। देखिए यहाँ पर खोज की बात आ गई, यानी खोज करके अपने ज्ञान के निर्माण करने की बात आ रही है, तो ये पॉजिटिव सेंस में हमेशा होता है। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जब बच्चा खोज कर रहा होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग आएगा ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक। तीसरा देखिए, दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण करने में सहायक। चौथा देखिए, छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना। जब क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे की अज्ञानता दूर होगी, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग करके वो चीज़ों को सोच रहा होगा, खोज रहा होगा, अन्वेषण कर रहा होगा, तो जो भी उसके मन में मिसकॉन्सेप्शन था या फिर असमंजस था वो भी खत्म होगा और अज्ञानता भी दूर होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ई वाला देखिए, अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना। यानी अधिगमकर्ताओं का अगर मान लीजिए कोई अपना विचार है जो कि कॉन्सेप्ट से अलग था, यानी मिसकॉन्सेप्शन है, और जो वास्तविकता है उसमें अलग है, मतलब कि जो बच्चे ने कॉन्सेप्ट बना लिया है वो अलग है और एक्चुअल जो डेटा है वो अलग है, तो उनके दावों को, अनुचित दावों को क्रिटिकल थिंकिंग मुक्त कर सकता है। यानी बच्चा अगर सही तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है तो जो भी मिसकॉन्सेप्शन था वो दूर किया जा सकता है। यानी ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। अब आपके मन में लग रहा होगा कि मैंने बी और सी वाले विकल्प पर कोई चर्चा क्यों नहीं किया। देखिए, इस विकल्प के, इस प्रश्न के चारों विकल्प को आप देखेंगे तो चारों विकल्प में केवल 2-2 विकल्प ही दिए, 3-3 विकल्प ही दिए गए हैं, और हमारे 3 मोस्ट एप्रोप्रिएट तो हमें मिल चुके हैं, 3 मोस्ट एप्रोप्रिएट मिल चुके हैं, तो अब बाकी बी और सी की कोई संभावना ही नहीं बच रही है, और ये कम एप्रोप्रिएट था। देखिए, अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक और दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों का अनुसरण करने में सहायक। तो आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं। संरचनावाद का मतलब ये होता है कि अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेगा बच्चा, एक तरीके से अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी किसी का कॉपी करने में नहीं है, क्योंकि अनुसरण करने में क्या होता है, बच्चा बस उसका नकल कर रहा होता है, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर अनुसरण की बात की गई थी, इसलिए बी और सी विकल्प गलत हो गया। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, ए, डी और ई। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए, डी, ई इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अत्यधिक संभावना रखते हैं। आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, और क्रिटिकल थिंकिंग कब होगा, जब प्रश्न जो है वो ओपन एंडेड हो, यानी कि मुक्त सिरे वाला प्रश्न हो, यानी कि जिसका उत्तर अलग अलग आने की संभावना हो, प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से सोच रहा हो। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका केवल एक ही उत्तर संभव हो सकता है, और बच्चा इसको रट करके भी जवाब दे सकता है। बचपन से ही बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को रटते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चा कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोलूं कि भारत के गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसके विभिन्न संभावनाएं बन सकती हैं। प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचार के हिसाब से, क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से जवाब दे रहा होगा, यानी कि जिसमें अलग अलग उत्तर आने की संभावना है, और प्रत्येक बच्चे को मौलिक विचार अभिव्यक्त करने का मौका मिले। वे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी मुक्त सिरे वाले प्रश्न होते हैं। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के लिए संभावना किस प्रश्न में होगी, तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा वही होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प की बात कर लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्याकृत समूह कौन कौन से हैं, चर्चा करें। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आप एक शब्द में या फिर एक लाइन में जवाब नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा, इसलिए ये ओपन एंडेड है। हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। दूसरा देखिए, जनसंख्या पिरामिड क्या है, इनसे देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है। देखिए, जनसंख्या पिरामिड की डायरेक्टली परिभाषा केवल पूछी गई है, तो इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। बच्चा परिभाषा को रटा होगा, बता देगा, यानी प्रत्येक बच्चा एक ही परिभाषा को बता रहा होगा। हो सकता है शब्दों का हेर फेर हो, लेकिन परिभाषा एक ही बताएगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बच्चा परिभाषा को रटा हुआ इस हिसाब से जवाब दे रहा है। तीसरा देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है, तो वहाँ की जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो चावल के लिए, चावल की पैदावार के लिए उपयुक्त है, इसलिए पैदा किया जाता है। तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इस वजह से ये भी बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। डी वाला देखिए, कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं और चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। तो यहां पर बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिलेगा कि अब बच्चा अपने आप को मार्को पोलो की जगह पर रख करके देखेगा, और चीन की जो कुछ भी उस समय लिखने की और छपाई की चीज़ें थीं, ठीक है, उन सबका अपने शब्दों में, यानी मौलिक विचारों के माध्यम से वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे को मौलिक विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। ई वाला देखिए, मुगल और अंग्रेजी शासक में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि
सभी बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, और यहां पर यह नहीं बोला गया कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी, यहां पर परीक्षण करने के लिए बोला जा रहा है। यानी प्रत्येक बच्चा अपने हिसाब से डेटा को एकत्रित कर रहा होगा और डेटा को अपने अपने हिसाब से एक तरीके से व्याख्या कर सकता है, यानी प्रत्येक बच्चे की उत्तर अलग आने की संभावना हो सकती है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर केवल यह पूछता कि उनकी जिम्मेदारी क्या है तब तो एक उत्तर आता, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से यहां पर देखिए भूमिका का परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि अपने हिसाब से आंकड़ों के हिसाब से वो किसी एनालिसिस करके किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे का मौलिक विचार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमारा उत्तर क्या बना, ए, डी और ई। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ए, डी, ई की बात की गई, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा।